सागरीय जलधारा, सागरीय जलधारा निम्नलिखित आकृतियों का निर्माण होता है। आकृतियों का निर्माण होता है। इन आकृतियों के निर्माण के कई कारक होते हैं, कई कारक होते हैं, जैसे जैसे सागरीय जल, सागरीय लहर, ज्वारीय जल, सुनामी और जलधारा, जलधारा, जलधारा आदि, है ना। डैश दे लीजिए कौन कौन सी आकृतियां उनका निर्माण होता है, तो लिख लीजिए सबसे पहले। भृगु, भृगु, भृगु या तटीय कवच, तटीय कवच या भृगु, भृगु। देखिए तटीय कवच और भृगु जो है ये क्या होता है, जब समुद्र तट जो है कि बिल्कुल खड़ा हो इस तरह से, जनरली ढाल कैसे समुद्र तक, समुद्र तक इस तरह से होगा, इस तरह से आता है, इस तरह से आता है, इस तरह से, 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 धीरे धीरे नीचे की ओर जाता है ना। इस तरह से, इस तरह से तट का निर्माण होता है, ठीक है। लेकिन जब तक ये जो है तट जब बिल्कुल खड़ा हो इस तरह का हो, है ना, ये खड़ी ढाल है, ये खड़ी ढाल है ना। अब खड़ी ढाल हो, है ना, तो उस तरह से जो है जब जब समुद्री तट जो है खड़ी ढाल में हो तो भृगु का निर्माण होता है। लिख लीजिए, जब समुद्र तट का तट, समुद्र तट बिल्कुल खड़ा हो, खड़ा हो तो उसे भृगु या खड़ी ढाल कहते हैं। उसे भृगु या भृगु या क्लिफ कहते हैं, क्लिफ, क्लिफ, भृगु या क्लिफ या तटीय कगार कहते, तटीय कगार कहते हैं। नेक्स्ट लिख लीजिए, तटीय कंदरा, तटीय कंदरा, तटीय कंदरा। तो लिख लीजिए, तटीय कंदरा के बीच, तटीय कंदरा चट्टानों, तटीय चट्टानों के बीच में जहां जहां संधियां, भृगु, जहां संधियां या ब्रांच ब्रांच कमजोर होती है, कमजोर होती है, कमजोर होती है, वहां सागरीय तरंग, वहां सागरीय तरंग तेजी से अपरदन करती है, तेजी से अपरदन करती है, जिसे तटीय तटीय कंदरा का निर्माण होता है, तटीय कंदरा का निर्माण होता है। वही कंदरा इस तरह से, इस तरह की आकृति बनेगी, इस तरह का, है ना, इस तरह की आकृति बनेगी, तटीय कंदरा का निर्माण होता है। बोर्ड पे है ना लिखा हुआ, दिखता नहीं है लेकिन रिकॉर्डिंग में स्पष्ट दिखता है ना। इसमें दिखता नहीं है सर, वो रिफ्लेक्शन चला जाता है। हाँ रिकॉर्डिंग में लेकिन दिखता है। हाँ सर। चलिए सर सागरीय तरंग तेजी से तरंग तेजी से अपरदन करती है, इरोजन, इरोजन करती है, इरोजन करती है, या इरोजन या अपरदन करती है, जिससे तटीय तटीय कंदरा कंदरा का निर्माण होता है। अस्टैक लिख लीजिए, अस्टैक, अस्टैक हिंदी अंग्रेजी में दोनों एक तरह से, अस्टैक लिख लीजिए। अस्टैक बेसिकली जो क्या है ना, ये प्राकृतिक मेहराब है, प्राकृतिक तटबंध टाइप का होता है, ठीक है, और ये अस्थायी रूप से इसका निर्माण होता है। ओके, इसमें जैसे कि ऐसे इसको इस तरह से समझ सकते हैं, है ना।
देखिए ये बेसिकली जो है कंदराओं के मिलने से है। एक कंदरा हो गया, इधर से भी कंदरा आएगा, है ना। तो ये इस तरह का जो आकृति बनेगा, दिख रहा है ये, इस तरह की आकृति, है ना। ये सॉलिड वाला पार्ट है, और इधर से भी मिलेगा, उधर से भी लो, है ना। तो ये स्टैक का लाएगा। लिख लीजिए, लिख लीजिए इसको इस तरह से, लिख लीजिए। कंदराओं के मिलने से बने प्राकृतिक मेहराबों की आकृति अब देखिए आकृति होती है। अभी ये यहाँ पर जो है ना आकृति होती है, ये जो है अगर ये ऊपर से धंस जाए, ठीक है, तो ये जो है आपका क्या कहलाएगा, अष्टक कहलाएगा। लिख लीजिए। इस मेहराब के ध्वस्त होने के बाद चट्टान का जो भाग चट्टान का जो भाग समुद्र में समुद्र में चट्टान का जो भाग समुद्र में स्तंभ के रूप में शेष रह जाता है, शेष रह जाता है, अष्टक कहलाता है। अष्टक कहलाता है। जैसे ये है ना, ऊपर में इस तरह से देखा था कि छत जैसा बन गया था, है ना। लेकिन ये जब ऊपरी भाग में अगर झड़ जाए, है ना, तो ये अष्टक का रूप धारण कर लेगा। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट नेक्स्ट लिख लीजिए। पुलिन, 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 है ना। लिख लीजिए पुलिन। पुलिन किसको कहेंगे, लिख लीजिए। तटीय भाग में उच्च ज्वार और समुद्री तट के तटरेखा के बालू बजरी बालू बजरी गुलाश आदि पदार्थों के अस्थायी रूप से जमाव को अस्थायी रूप से जमाव से निर्मित निर्मित स्थलाकृति को पुलिन कहते हैं। पुलिन कहते हैं। पुलिन कहते हैं। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट नेक्स्ट लिख लीजिए इसमें। रोधिका यानी वार्स। पुलिन जिसको बीच भी आप लोग बोलते हैं ना, बीच, गोवा बीच पे जाना है ना, मैरिन बीच पे जाना है, ऐसे बोलते हैं ना, तो वही पुलिन है। ठीक है, आगे लिख लीजिए। आगे लिख लीजिए इसको, लिख लीजिए। रोधिका तरंगों और धाराओं धाराओं द्वारा निक्षेप के कारण कटक या बांध का निर्माण होता है। कटक या बांध का निर्माण होता है। कटक या बांध का निर्माण होता है, जिसे रोधिका कहते हैं। रोधिका कहते हैं, जिसे रोधिका कहते हैं। रोधिका कहते हैं, है ना। जो नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट नेक्स्ट लिख लीजिए। रोधिका के बाद रोधिका के बाद लिख लीजिए नेक्स्ट तटरेखा। तटरेखा तटरेखा किसको कैसे बनेगा, लिख लीजिए। समुद्र तट और समुद्री किनारे, समुद्र तट और समुद्री किनारे के मध्य की सीमा रेखा को, मध्य की सीमा रेखा को तट तट कहते हैं। देखा हुआ तट, नहीं देखा है? इस तरह से ये वाला है जो तट है, इधर स्थलीय भाग और इधर समुद्र भाग। ठीक है, तो ये तट रेखा है, तट लाइन। ओके, और नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट नेक्स्ट लिख लीजिए।
फ्योर्ड तट, फ्योर्ड तट, किसी हिमानी, सर फ्योर्ड तट, फ्योर्ड, फ्योर्ड, लिख लीजिए, फ्योर्ड, फ्योर्ड तट, फ्योर्ड तट। तो फ्योर्ड तट क्या होता है, जैसे कि ये वैसे जगहों पे होता है जहाँ पे बर्फ से ढका रहता है, जैसे यूरोपीय प्रदेश, है ना, यूरोपीय प्रदेश में देख सकते हैं, नॉर्वे वगैरह में, है ना। तो लिख लीजिए इसको, किसी हिमानीकृत उच्च भूमि के सागरीय, सागरीय जल के नीचे, सागरीय जल के नीचे अंशतः धंस जाने, अंशतः धंस जाने से फ्योर्ड तट का निर्माण होता है, फ्योर्ड तट का निर्माण होता है, फ्योर्ड तट का निर्माण होता है, फ्योर्ड तट का निर्माण होता है। जैसे नॉर्वे का तट फ्योर्ड तट है, नॉर्वे का तट फ्योर्ड तट है, नॉर्वे का तट क्या है, फ्योर्ड तट, नॉर्वे का तट फ्योर्ड तट है। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट रिया तट, रिया तट नदियों द्वारा अपर्दित, देखिए फ्योर्ड तट जो है कि हिमानी द्वारा, है ना, और ये नदियों द्वारा अपर्दित, ठीक है, लिख लीजिए, नदियों द्वारा अपर्दित उच्च भूमि, उच्च भूमि के धंस जाने से, के धंस जाने से रिया तट का निर्माण होता है, रिया तट का निर्माण होता है। ये भी आकार के घाटी तथा ढालू किनारा, ढालू किनारा होता, होते, होते, लिख लीजिए, डालमेशियन तट, डालमेशियन तट, डालमेशियन तट, डालमेशियन तट, लिख लीजिए, डालमेशियन तट। तो डालमेशियन तट किसको कहेंगे, लिख लीजिए, समानांतर पर्वतीय खटकों वाले, समानांतर पर्वतीय खटकों वाले तटों के धसाव को, तटों के धसाव को, तटों के धसाव को डालमेशियन तट कहते हैं, डालमेशियन तट कहते हैं। हैफा तट, लिख लीजिए, हैफा तट या निम्न भूमि, निम्न भूमि, है ना। तो हैफा तट क्या होता है, लिखिए, सागरीय भाग में, सागरीय भाग में किसी निम्न भूमि, सागरीय भाग में किसी निम्न भूमि के डूब जाने से, डूब जाने से निर्मित भूमि, निर्मित भूमि हैफा तट कहलाता है, हैफा तट, हैफा तट या निम्न भूमि तट कहलाता है, हैफा तट या निम्न भूमि तट कहलाता है। यूरोप का बाल्टिक सागर इसका उदाहरण है, बाल्टिक सागर, बाल्टिक तट, यूरोप का बाल्टिक तट। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट, इसे और भी चीजें निर्माण होती है, तो उसमें है, लिख लीजिए, क्या कहते हैं, टोवोलो, टोवोलो, लैगूम, लैगूम, बैटरी, कालचेस्टर, चौरंगमुखी, कालचेस्टर के बाद, हम्म, कालचेस्टर के बाद चौरंगमुखी,
है ना, निक्षेप जैसी आकृतियां सागरीय सागरीय जल से निर्मित होती है, सागरीय जल से निर्मित होती है, सागरीय जल से निर्मित होती है। नेक्स्ट लिखिए, हिमानी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, हिमानी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, हिमानी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां। लिख लीजिए। अब देखिए, हिमानी जो है कि आप लोग हिम का मतलब छोटे छोटे टुकड़ों से देखा होगा, लेकिन हिमानी का मतलब होता है कि बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, जैसे दिल्ली जितना बड़ा, है ना, दिल्ली जितना बड़ा भी होता है। आपने इसका नाम ये टाइटेनिक का नाम सुना होगा, है ना, जो 1911 में क्या हुआ था, डूब गया था 1911 में। तो वो बहुत बड़ा विशाल तट, विशाल जो है क्या था, हिम था, है ना। जो है कि ऊपर से जो केवल उसका 1/10 भाग दिख रहा था, तो इससे है कि चालक को देखने में कंफ्यूजन हुआ, और उसे लगा कि ये छोटा सा बर्फ का सिल्ली है ना, और इसे कुछ होना नहीं है। मालूम चला कि जब पास में गया जहाज, है ना, तो वो बहुत बड़ा ये हिम का सिल्ली था, है ना। तो ये जो है कि बेसिकली तौर पे है कि जब गर्मियां बढ़ती है ठंडे प्रदेशों में, है ना, तो होता क्या है कि हिम पिघल जाते हैं और पिघल करके स्लाइड करते हैं, है ना। तो जो हिम स्लाइड होता है ना, उससे जो है कि अनेक तरह की आकृतियों का निर्माण होगा, है ना, अनेक तरह की आकृतियों का निर्माण होते हैं, और उसी के बारे में आपको थोड़ा जानना है, ठीक है। अब इसमें लिख लीजिए, हिम रेखा किसको कहते हैं, हिम रेखा, ये हिम रेखा में है कि एक होता क्या है कि ये जो हिमानी है ना, जो बर्फ है ना, वो बर्फ जो है ये क्या होता है कि सालों भर लेयर बनाए रखता है ना, और वो पिघलता नहीं है ना, तो इसको हिम रेखा कहते हैं। और हिम रेखा का दर्शन कहाँ होगा, दरभंगा में, कहाँ होगा, अंटार्कटिका, पूरे के पूरे जो है कि महाद्वीप जो है कि हिम से ढका हुआ है, बर्फ से, नहीं, तो लिख लीजिए इसको, जी सर। पर्वतीय एवं ध्रुवीय ध्रुवीय क्षेत्रों की वह रेखा जिसके ऊपर वर्ष भर वर्ष भर हिम का आवरण है, हिम का आवरण रहता है, तथा सर एक वर्ष, बार। पर्वतीय एवं ध्रुवीय क्षेत्र की वह रेखा जिसके ऊपर बर्फ बर्फ साल बर्फ बर्फ वर्ष भर आवरण रहता है, तथा बर्फ पूर्णतः कभी नहीं पिघलती, कभी नहीं पिघलता। इसे क्या कहते हैं, हिम रेखा कहते हैं। हिमालय हिमालय वाला क्षेत्र में भी आप जाएंगे तो वहाँ बर्फ है कि सालों भर मिलेगा, मिलता है ना। लद्दाख वाले एरिया में चले जाइए, जम्मू कश्मीर वाले एरिया में चले जाइए, वहाँ बर्फ जो है कि क्या होता है, हमेशा घिरा रहता है बर्फ से, है ना। हालांकि अब ग्लोबल वार्मिंग ने जो है कि पूरी तरह से बुरा असर डाला है इन क्षेत्रों में, है ना। बर्फ अब क्या हो रहा है, तेजी से पिघल रहा है, और तेजी से पिघल रहा है तो वो क्या रहे हैं कि वो जो बर्फ वाला एरिया है वो भी अब खुलने लगे हैं, है ना। और खासतौर पे अगर इधर देखा जाए, जो आर्कटिक अंटार्कटिका वाला जो भाग है ना, जो बर्फ से घिरा हुआ है, तो उन एरिया में उन एरिया का भी बर्फ पिघलने लगा है, तो माना जा रहा है कि समुद्र की जो लेयर है ना, उसमें वृद्धि हो जाएंगे, और बहुत सारे क्षेत्र जो है
डूब जाएंगे। उसमें हमारा मुंबई भी डूबने वाला है ना, हमारा मुंबई भी डूबने वाला है, हमारा चेन्नई भी डूबने वाला है। जितने भी मैरिन बीच वगैरह की बात करते हैं वो सब सारे डूब जाएंगे। गोवा भी है कि लगभग उस पर भी खतरा होगा। केरल वाले तट पे भी खतरा होगा। इधर है कि गुजरात वाला तट जो है वो भी खतरे में जाएगा। दमनदीप जो है कि आपका डूब जाएगा। लक्षद्वीप जो है कि आपका डूब जाएगा, है ना। ये सब सारे के सारे भूमि क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे, है ना। इसके साथ ही साथ जो है कि आपने ईस्ट तिमोर वनातू का नाम सुना होगा, है ना, जो इधर ओशनिया ग्रुप में पड़ता है। तो ये सब सारे क्षेत्र क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। इसी के चलते तो इंडोनेशिया के कैपिटल जो कि दूसरे जगह उसको स्थानांतरण किया जा रहा है। हाँ, अच्छा आप भी आ गए। हम तो आए हैं 6:30 बजे के। अच्छा 6:30 से आए हुए हैं, बोल नहीं रहे थे। चलिए। बस में बैठे थे, अभी उतरे हैं तो जा रहे हैं, 5 मिनट में गेट पे पहुंच जाएंगे। अच्छा चलिए, लिख लीजिए, लिख लीजिए। आप भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो बर्फ बर्फ की मात्रा क्या होती है, बढ़ती है या घटती है। ध्रुवों पे बर्फ की मात्रा बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाती है ना। बढ़ती जाएगी। और इसमें हिम रेखा की ऊंचाई घटती जाएगी या बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, नहीं लिख सर, लीजिए, हिंदी में होती है। लिख लीजिए, लिख लीजिए। अब देखिए, जैसे कि आपने अभी तक जो है कि जल को बहते हुए देखा है ना। हिमानी को बहते हुए देखा है, नहीं गए हैं उस एरिया में, है ना। तो जिस तरह से हमारा नदी बहती है ना, वैसे ही हिमखंड क्या होते हैं, पिघल पिघल के बड़े बड़े बोल्डर, है ना, एक सीध में चलते हैं, एक सीध में बहते हैं। तो एक सीध में बहते हैं तो बहेंगे तो क्या होगा, कुछ किनारों को काटेंगे, काटेंगे ना, कुछ अपने तलछट को काटेंगे, काटेंगे। ठीक है, नहीं कटेंगे, घर्षण से कटते जाएगा ना। तो लिख लीजिए इसमें, लिख लीजिए, लिख लीजिए। यू आकार की घाटी, ऐसे लिख लीजिए। हिमानी द्वारा निम्न आकृति आकृतियों का निर्माण होता है, उसमें पहला लिख लीजिए यू आकार की घाटी। लिख लीजिए इसको। अब देखिए, जैसे कि आपका गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, यमुना है, सतलज है, रावी है, ब्यास है, ये सब क्या है, कहाँ से निकलती है, हाँ, कहाँ से निकलती है, हिमानी से, हिमानी से निकलती है सर। हिमानी से निकलती यमुना है ना। अब अब यहाँ पे तो है कि टेम्परेचर तो ज्यादा है तो सब आपको पानी के रूप में मिलता है। लेकिन अगर टेम्परेचर मान लीजिए कि कम हो जाए, एकाएक कम हो जाए टेम्परेचर, तो हिम टूटेगा और वो आपके पास बर्फ के रूप में ही आ जाएगा, है ना। तो जैसे है कि आप ध्रुवीय प्रदेशों में आप जाते हैं, जैसे यूरोप वाले क्षेत्रों में आप जाते हैं, है ना, खास करके ध्रुवीय प्रदेश अंटार्कटिका में आप जाएंगे, तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण हिम क्या हो रही है, पिघलने लगे हैं। बड़े बड़े बोल्डर जो है पिघल रहे हैं, है ना। बोल तो रहा हूँ कि दिल्ली जितना बड़ा बड़ा बोल्डर जो है, जितना क्षेत्रफल दिल्ली का है उतना बड़ा क्षेत्रफल लिए हुए, उतना बड़ा आकार लिए हुए, है ना, पत्थर खिसक रहे हैं। या फिर है कि ये क्या कहते हैं, उससे छोटा पत्थर खिसक रहे हैं, बर्फ पिघल रहा है। तो इससे होता है क्या कि विभिन्न तरह की आकृतियों का निर्माण होता है। तो उसमें जो है कि यू आकार की आकृति है, तो यू आकार की आकृति लिख लीजिए। पहाड़ों के पहाड़ों पर पहले से मौजूद नदी घाटी में हिमानी के लंबवत अपर्दन लंबवत अपर्दन से यू आकार की घाटी का निर्माण होता है, यू आकार की घाटी का निर्माण होता है। अब इसको
जैसे कि मान लीजिए कि ये जो है कि आपकी नदी निकल गई, अब इस यहाँ से यहाँ ये पिघल रहा हिम, अब यहाँ से अगर ये आएगा टूट करके तो इस तरह की आएगा, तो ये जो है कि तलछट को क्या करते आएगा, काटते आएगा, ये जैसे गिरेगा, है ना, जैसे गिरेगा तो ये ऐसे करके ऐसे बन जाएगा, है ना। तो सीधी सी बात है कि ये तलछट जो होगा क्या होगा, कट जाएगा। तो ये जो किस तरह की बना, यू आकार की घाटी, यू आकार की बन गया, तो ये है यू आकार की घाटी, यू यू आकार की घाटी। ठीक है, नेक्स्ट लिख लीजिए, लटकती घाटी या निलंबित घाटी, लटकती घाटी या निलंबित घाटी, लटकती घाटी या निलंबित घाटी, लिख लीजिए इसको, हैंगिंग वैली। जब हिमनद की मुख्य घाटी के तल, मुख्य घाटी के तल से इसमें मिलने वाली सहायक हिमनद, हिमनद मतलब हिम वाली नदी, बर्फ वाली नदी, इसमें इस मिलने वाली सहायक हिमनद घाटियों के तल अधिक ऊंचे होते हैं, तो सहायक घाटियां, और सहायक घाटियां मुख्य घाटी पर लटकती हुई दिखती है, सहायक घाटियां मुख्य घाटी पर लटकती हुई दिखती है, लटकती हुई दिखती है। ठीक है, नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए, और हिमगह्वर या शार्क, हिमगह्वर या शार्क, ये सब 6 क्लास या 7th क्लास में पढ़ना था आप लोगों को, तो लिख लीजिए, जब किसी पर्वतीय भाग से, जब किसी पर्वतीय भाग से हिमानियां हटती है, हिमानियां हटती है, तो वहां आराम कुर्सी की तरह आकृति बनती है, आराम कुर्सी की तरह आकृति बनती है, कुर्सी की तरह आकृति बन जाती है, तो इसे क्या कहते हैं, शार्क या हिमगह्वर कहते हैं, हिमगह्वर, है ना। अब मान लीजिए कि यहाँ से आपका, यहाँ से खाली हो जाए, ये जो है खाली हो जाए, है ना, तो ये खाली हो जाएगा तो इस तरह से दिखेगा, मान लीजिए कि ये पिघल गया, है ना, तो इस तरह से आकृति दिखेगा, ऐसे और थोड़ा सा कर देते हैं, है ना, इस तरह की आकृति दिखेगी, तो ये आकृति क्या हो गई आपका, हिमगह्वर या सर्प हो गया। नेक्स्ट लिख लीजिए, अरेत, 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 ARETE, अरेत। ठीक है, लिख लीजिए, अरेत, अरेत, तो अरेत लिख लीजिए, अरेत क्या होते हैं, लिख लीजिए, किसी पर्वत के दोनों ओर सर्प के विकसित होने से, विकसित होने से मध्य, मध्य का भाग अपरदित होकर नुकीला हो जाता है, मध्य का भाग अपरदित होकर नुकीला हो जाता है, मध्य का भाग अपरदित होकर फिर क्या होता है, नुकीला हो जाता है, तो इस, तो इसे अरेट कहते हैं या एरिट कहते हैं। ठीक है, एरिट कहते हैं। अब जैसे है कि दोनों तरफ से ये ऐसा हो जाए, कैसा होगा, जैसे मान लीजिए कि पर्वत है आपका, है ना, अब दोनों ओर पिघल जाए, ऐसे पिघल, और इधर पिघल जाए, तो ये जो भाग है, ये भाग क्या हो गया, नुकीला हो गया, है ना, तो इसी तरह की आकृतियां बन जाएगी, है ना, तो ये क्या हो गया, अरिट कहलाएगा, अरिट या एरिट, है ना, अरिट या एरिट। ठीक है,
नेक्स्ट लिख लीजिए, गिरीश्रिंग या हॉर्न, गिरीश्रिंग या हॉर्न लिखिए। जब किसी जब किसी जब किसी पर्वतीय भाग पर चारों ओर से सर्क बन जाए, चारों ओर से सर्क बन जाए या बनने लगते हैं, तो बीच बीच का भाग नुकीला, नुकीला या शीर्ष, शीर्ष नुकीला हो जाता है, या शीर्ष क्या कहलाएगा, हॉर्न कहलाएगा, हॉर्न। ठीक है, ये दो भाग देखे थे, अब ये चारों भाग इस तरह से बन जाए और ये सिंह की जैसा हो जाए, है ना, बिल्कुल नुकीला। ठीक है, तो इसी तरह की आकृति बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट लिख लीजिए, नुनाटक। केवल ध्यान ये रखना है कि ये कौन सी आकृतियां किससे निर्मित हो रही है ना, उसका डिफिनेशन याद रखने की जरूरत नहीं है। लिख लीजिए, नुनाटक किसी पर्वतीय भाग में हिमछादन के बावजूद चट्टानों के निकले हुए ऊंचे टीले, ऊंचे टीले क्या कहलाती है, नुनाटक कहता है। अब जैसे मान लीजिए कि ये आपका पहाड़ है ना, और इस पे ढेर सारा बर्फ है, ये वाला क्षेत्र क्या दिख रहा है, साफ दिख रहा है ना, तो ये नुनाटक कहलाएगा। क्लियर है, आगे चलिए, आगे चलते हैं, लिख लीजिए, नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट लिख लीजिए। आज टेस्ट है 8 बजे, ओके। तो टेस्ट में है कि कुछ चीजें अनिवार्य होगी, है ना, जो आपको फिल करना होगा। लिंक आपको उपलब्ध होगा, लिंक लिंक पे जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे, है ना, तो क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आपको सबसे पहले ईमेल आईडी डालना होगा। ईमेल आईडी के बाद जो है कि आपको जो है आपका ये क्या कहते हैं, मोबाइल नंबर डालना होगा। उसके बाद जो है कि शायद फादर नाम नेम ले रहा है, नहीं ले रहा है ना। उसके बाद जो है कि आपको क्या कहते हैं, आप अपना नाम डालना होगा, है ना। और ये 3 चीजें मैंडेटरी है, क्योंकि 3 चीजें इसलिए मैंडेटरी हो जाएगी आपके लिए कि एक ही नाम के बहुत सारे लोग हो सकते हैं, तो फिर आप अपना रिजल्ट जो है चेक नहीं कर पाएंगे, है ना, अपना रिजल्ट चेक नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से जो है कि जो चीजें दी जाती है, पूछी गई है, तो वो मैंडेटरी डाल दीजिएगा, ताकि है कि आप अपना रिजल्ट देख सकेंगे जब रिजल्ट पब्लिश हो तो। ठीक है, चलिए। तो सर हम लोग 9 बजे ज्वाइन करेंगे ना? हाँ, आप लोग 9 बजे तक देंगे, मेंस मेंस वाले ना, यस सर। मेंस वाले को। हिस्ट्री का टोटल रहेगा ना, तीनों हाँ, सब्जेक्ट्स है ना, मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न और एंशिएंट और मिडिएबल। फुल टेस्ट है तो फुल टेस्ट होता है ना, ये पूरे फुल टेस्ट है आपके, तो आप लोग है कि उसको दे लीजिएगा। ओके, चलिए लिख लीजिए, लिख लीजिए, भेड़शिला रोचे माउंटेन, है ना, तो लिख लीजिए, हिमानी के मार्ग में जब कोई ऊंची चट्टानी आकृति अवरोधक के रूप में आती है, तो हिमानी उसके ऊपर से होकर के बहने लगती है। तथा अब जब मान लीजिए कि कोई इस तरह से है, इधर से हिमानी बह रहा है, हिमानी आ रही है ना, और ये क्षेत्र जो है आपका ऊंचा है,
अब हिमानी आएगा तो थोड़ा देर रुकेगा, फिर सड़क करके इसके ऊपर चलना शुरू कर देगा। तो ये क्षेत्र क्या होगा, ये वाला क्षेत्र घर्षण होने लगेगा, है ना, बर्फ से घिसने लगेगा, है ना, घिसने लगेगा। तो इससे इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, इसका ये थोड़ा चिकना हो जाएगा, चिकना हो जाएगा, थोड़ा सा चिकना हो जाएगा। अब ये चिकना भाग जो है चिकना हो जाएगा। तो इस चिकना भाग को क्या होगा, चिकना भाग क्या होगा, उबड़ खाबड़ हो जाएगी, है ना, वो थोड़ा सा उबड़ खाबड़ इसको रास्ता हो जाएगा। इसी को क्या कहते हैं आपका, भेड़ 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 भेड़शिला। हाँ, लिख लीजिए। हिमानी के मार्ग में जब कोई बड़ी ऊंची चट्टानें आकृति अवरोधक के रूप में आती है, 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 तो हिमानी उसके ऊपर से बढ़ने लगती है, हिमानी उसके ऊपर से बढ़ने लगती है। तथा चढ़ते समय अपघर्षण के कारण इसे मंद और चिकना कर देती है, इसकी ढाल कम कर देती है ना, और चिकना कर देती है। किंतु इसके विपरीत दिशा की ढाल ढाल जिस पर से हिमानी ऊपर उतरती है, अब इस तरह से उल्टा साइड से, है ना, जिस पर हिमानी उतरती है वो तोड़ फोड़ कर अधिक उबड़ खाबड़ कर देती है। यहाँ पे मैंने बनाया ना, इधर इधर से ये वाला पर उबड़ खाबड़ कर देती है। इस आकृति को क्या कहते हैं, भेड़शिला कहते हैं, भेड़शिला भेड़शिला कहते हैं। नेक्स्ट लिखिए, हिमोड़, हिमोड़, हिमोड़ लिख लीजिए। हिमानियों द्वारा निक्षेपित एवं प्रवाहित पदार्थ का निक्षेप हिमोड़ कहलाता है। अब जैसा कि पर्वतों से पिघल कर करके या ऊंचाई से पिघल करके आ रही है ना, तो वो ये क्या करती है, ये क्या करती है, ये बर्फ जो है, ये बर्फ क्या करेगी, ये बर्फ जो है आपका क्या करेगी कि जब ऊपर से नीचे गुजरेगी, है ना, तो वो अपने साथ बोल्डर भी लेके आएगी, है ना, अवशिष्ट पदार्थ भी जिस तरह से नदियां लेके आती है, तो उसके द्वारा जो निक्षेप होगा, जो ये जो है छोड़ेगी साथ में गाद के रूप में, तो उसको क्या कहते हैं, हिमोड़ कहते हैं, उसे हिमोड़ कहते हैं, उसे हिमोड़ कहते हैं। लिख लीजिए, उसे हिमोड़ कहते हैं, हिमोड़ कहते हैं। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट नेक्स्ट लिख लीजिए, ड्रमलिन, ड्रमलिन लिख लीजिए। जब हिमानिया जब हिमानियों की तलछट थोड़े समय पर थोड़े समय पर भूबंधाकार टीलों में टीलों में टीलों में भूबंधाकार टीलों का रूप धारण कर लेता है, टीलों का रूप धारण कर लेता है। तो उस आकृति को तो उस आकृति को ड्रमलिन कहते हैं, उस आकृति को ड्रमलिन कहते हैं, उस आकृति को ड्रमलिन कहते हैं, उस आकृति को ड्रमलिन कहते हैं। नेक्स्ट लिखिए,
नेक्स्ट लिखिए, ये ड्रमलिन का आकार जो है कैसा होता है, उल्टा हुआ नौके की तरह, उल्टे हुए नाव की तरह होता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति, पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति, पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, इसको लिख लीजिए, पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति। अब देखिए पवन द्वारा कौन कौन सी स्थलाकृतियां होती है, जैसे छत्रशिला है, लोएश है, जुगेन है, यारडांग है ना, बाला ये ड्राई कांटर है ना, ये जो है आपके प्रमुख है, प्रमुख क्या है आकृतियां हैं। ये पेडिमेंट है जो जिससे जो है आपका सवाल पूछता है, फलाया है ना, तो लिख लीजिए, लिख लीजिए इसमें, लिख लीजिए। ये कहाँ पे, ये सब सारी आकृतियां कहाँ मिलेंगी, हाँ कहाँ मिलेंगी, शुष्क क्षेत्र में, मरुस्थलीय क्षेत्र में, लिख लीजिए। पवन द्वारा विभिन्न प्रकार की आकृतियों का निर्माण, विभिन्न प्रकार की आकृतियों का निर्माण, शुष्क एवं अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क मरुस्थलों में, मरुस्थलों में होता है, मरुस्थलों में होता है। और इन आकृतियों के निर्माण के मुख्य कारक के रूप में पवन द्वारा अपकर्षण, अपघर्षण, सन्निघर्षण एवं अपवहन, अपवहन। तो पहला लिख लीजिए, वातगर्त या अपवाह वेषण, वातगर्त या अपवाह वेषण। अब इसमें देखिए ये क्या करता है ना, ये जो है पवन जो है, जब तेज तेज हवाएं गुजरती है ना, सतह से होकर के, तो ये अपने साथ क्या करती है, बहुत विशाल मात्रा में जो है बालू, धूलकण, मिट्टी उड़ा करके ले जाती है। बचपन में जब छोटा होंगे आप, या फिर अभी भी कभी जब बहुत तेज तूफान आता है, तो उसमें है कि धूल भरी आंधियां आपने देखा होगा, है ना। और ये कब कब आती है, मार्च के आसपास, जब मौसम जो है परिवर्तन होने लगता है ना, तो वो तेज आंधी के साथ बौछारें होती है ना, तो उस समय देखते हैं कभी कभी हल्का फल्का, है ना। हालांकि यहाँ तो उतनी मिट्टी नहीं उड़ाता कि और इतनी तेज हवाएं नहीं होती कि मिट्टी को लेकर उड़ जाए, है ना, ऊपरी सतह का मिट्टी को कटाव कर दे। लेकिन जहाँ मरुस्थलीय प्रदेश है ना, तो वहाँ वनस्पति कम होंगे, वनस्पति कम होंगे, तो वनस्पति कम क्यों होंगे, क्योंकि वो मरुस्थलीय प्रदेश है, वहाँ वर्षा होती नहीं है ना। तो वहाँ पे क्या होता है, नागफनी, नागफनी, खेजड़ी, खेजड़ी जैसे वृक्ष उगते हैं, और ये बहुत ही कम मात्रा में होते हैं, बहुत ही कम मात्रा में होते हैं, और होते होते भी हैं तो छोटे छोटे होते, झाड़ी के रूप में होते हैं। तो यहाँ अवरोधक के रूप में कुछ होता नहीं है। पेड़ पौधे क्या करते हैं, हवा की गति को बढ़ाते हैं या कम करते हैं, कम करते हैं। कम करते हैं। और जहाँ कुछ है ही नहीं, है ना, तो हवा को रोकेगा कौन, हवा को कौन रोकेगा, कोई नहीं रोकेगा। तो वो जो है कि किसी क्षेत्र विशेष को कल ही बोल रहे थे कि कहीं पे 20 फीट गड्ढा है, तो 5 मिनट के बाद जो है वो मालूम चलेगा 20 फीट ऊंचाई हो गई, है ना। तो ये जो है कि किसी भी क्षेत्र में जो है कि बालू किसी भी क्षेत्र के जो मिट्टी का कटाव करके दूसरी जगह ले जा करके डंप कर देते हैं, है ना। जहाँ जहाँ हवा का वेग जो है कि कम हुआ, वहाँ डंपिंग शुरू हो गया, है ना। तो ये खास करके है कि सहारा मरुस्थल वगैरह में जो है कि ये घटना हमें देखने के लिए मिलती है। तो लिख लीजिए इसमें क्या लिखा, पवन के अपवर्तन कार्य द्वारा, पवन के अपवर्तन कार्य द्वारा
अर्ध शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्रों में धरातल पर बिछी रेत को उड़ाए जाने के कारण यहाँ छोटे छोटे गर्त का निर्माण हो जाता है। छोटे छोटे गर्त का निर्माण हो जाता है। ये आने वाले समय में धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं, तो इसे बात गर्त कहते हैं। अब मिट्टी उड़ा लिया कहीं का तो क्या होगा, गड्ढा हो जाएगा, है ना। तो जो बड़े गड्ढे होते हैं, उसको क्या कहते हैं, बात गर्त कहते हैं। ठीक है, बस इतना ही समझना था। नेक्स्ट लिख लीजिए, छत्रक शैल या गारा, छत्रक शैल या गारा। अब देखिए, मान लीजिए कि कोई क्षेत्र है, इस तरह से कोई क्षेत्र है, ठीक है। हवाएं यहां से क्या होना शुरू, पास करना शुरू हो गई, है ना। हवाएं इधर से चल रही है ना। तो हवाएं चल रही है तो क्या करेगा, थोड़ा सा थोड़ा क्षेत्र को काटते जाएगा, है ना। ये हवाओं के प्रभाव से ये कट गए, ठीक है। इधर से भी हवाएं तेज चलने लगी, है ना। तो इधर से हवाएं भी चलने लगी, इधर से, तो ये कट करके इस तरह की आकृति निर्माण हो गया, है ना। इस तरह की आकृति का निर्माण हो गया। तो ये जो है क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, छत्रक शैल कहलाएगा, छत्रक शैल या गारा, गारा या गारा कहलाएगा। कौन बच्चा है जो 12 बजे छूट रहा है भाई, या गारा कहलाएगा। क्लियर है, लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए। जब पवन के अपघर्षण से, लिख लीजिए, पवन के अपघर्षण से निर्मित वह स्थलाकृति जो कुकुर मुत्ते की तरह, गोवर छत्ता समझते हैं ना, उसको कुकुर मुत्ता बोलते हैं। जो कुकुर मुत्ते की तरह आकृति बनती है, कुकुर मुत्ते की तरह हवा के कटान से जो आकृति बनती है, क्या कहलाता है आपका, छत्रक शैल या गारा कहलाता है। छत्रक शैल या गारा कहलाता है, मशरूम रॉक और गारा, है ना। नेक्स्ट लिख लीजिए, जुजेन, है ना। जुजेन हिंदी अंग्रेजी दोनों में एक ही जैसा होता है, ये जुजेन, है ना, जुजेन, ठीक है, लिख लीजिए। जुजेन जो है, ये जो है क्या होता है, जैसे आपका दावात देखा ना, ऐसे मान लीजिए कि ये क्षेत्र है ना, ये आपका क्षेत्र है ना। और ये क्षेत्र है क्या है, मिट्टी का टीला है। अब मिट्टी का टीला है तो जैसे यहाँ से हवाएं तेज बहने लगे, है ना, और कटाव शुरू कर दे, तो ये क्षेत्र आपने देखा, इस तरह का जो आकृति बनती है, तो ये क्या कहलाता है, जूजेन कहलाता है, जूजेन। ठीक है, क्लियर है। ज्योग्राफी में मजा आ रहा है, नहीं आ रहा है, जी सर। समझ में आ रही है ज्यादा। जी सर। यस सर। चलिए लिख लीजिए, ये कैसा बना हुआ है, दवा टाइप का बना हुआ है। जी सर, इंक पॉट आता था पहले ना। हाँ, गोटाकार बना है, लिख लीजिए, जब हवाएं मुलायम जब हवाएं मुलायम एवं
कड़ी चट्टानों को क्षैतिज अपरदन करती है, क्षैतिज अपरदन करती है, तो उससे बनी आकृति दवातनुमा तो उससे बनी आकृति दवातनुमा होता है और इस प्रकार की आकृति को जुजेन कहते हैं। नेक्स्ट लिख लीजिए यारडांग। अब इसमें थोड़ा सा अंतर है ना, यारडांग में है तो बनेगा तो इसी तरह से, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। अभी आपने जो कटाव ऐसे देखा था, अब ये कटाव मान लीजिए कि यहाँ से हवाएं बहुत तेज बहने लगी, ठीक है, हवाएं बहुत तेज बहने लगी और ये अंदर वाला क्षेत्र को काट दिया, ऊपर वाले क्षेत्र को वैसे ही बना दिया, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, यार डांग है ना। लिख लीजिए कड़ी और मुलायम चट्टानों की परतें जब पवन के प्रवाह की दिशा में होती है, तो कड़ी चट्टानों की अपेक्षा मुलायम चट्टानें अधिक कटने लगती है, तो वहां जालीनुमा गड्ढा बन जाता है, तो इस गड्ढे को क्या कहते हैं, यारडांग कहते हैं। ये वाला यारडांग कहते हैं। इंसेलबर्ग लिख लीजिए, इंसेलबर्ग लिख लीजिए। आप देखिए, मान लीजिए कि ये आकृति है ना, ये आकृति है, ये मान लीजिए कि ऐसे एक आकृति बन, ये क्या है, भूखंड है ना, चट्टान है। यहाँ से हवाएं तेज गुजरने लगे, है ना, और तेज हवाएं गुजरने लगे, इधर से गुजरेगा, इधर से तो इसका कटाव शुरू हो जाएगा, और इधर से भी गुजरेगा, दोनों तरफ से। तो ये जो है इस तरह की आकृति बन जाएगा, बाबा जी की तरह नहीं। तो ये इस प्रकार की आकृति बनेगी, है ना, एक टीला के रूप में, है ना, सारा चीज बह गया और एक टीले के रूप में ये बचा रह गया, है ना, कट के। तो इस प्रकार के जो अब आकृति बनेगी, तो ये क्या कहलाएगा, इंसेलवर कहलाएगा, इंसेलवर, है ना। लिख लीजिए इसको इस तरह से, पवन के अपरदन से जब चट्टानी भाग कट छट कर समतल हो जाता है, तथा वह टीले के रूप में अवशेष बच जाता है, तो इस प्रकार के आकृति को इंसेलवर्ग कहते हैं। इस प्रकार के निर्मित आकृति को क्या कहते हैं, इंसेलवर्ग कहते हैं। नेक्स्ट लिख लीजिए, ड्राई कांटर। अब ड्राई कांटर क्या है ना, लिख लीजिए ड्राई कांटर। लिख लीजिए इसको, जब कठोर चट्टाने पर बालू युक्त हवा
जब कठोर चट्टानों से बालूयुक्त हवा गुजरती है तो उसका आकार घिसकर चिकना हो जाता है, चिकना, तिकोन हो जाता है, तिकोन। इस प्रकार की आकृति क्या कहलाती है? ड्राई कण तक लगभग त्रिभुज टाइप का हो जाता है, इस तरह का। इधर से भी हवाएं गई, इधर से भी हवाएं गई, है ना, दोनों से पास आउट हो गया तो ये बन गया आकृति। ठीक है, नेक्स्ट लिख लीजिए। जालीदार शिला, इसको क्या कहते हैं? अस्टोन, अस्टोन लैटिस, अस्टोन लैटिस या जालीदार शिला। जब तीव्र गति से बहते हुए हवा के मार्ग में विविध प्रकार की संरचना का निर्माण होता है। ऐसे लिख लीजिए, क्या लिखा? जब तीव्र हवा से बहते हुए, जब तीव्र हवा के मार्ग में उपस्थित चट्टान के कोमल भाग को काटकर वायु आर पार प्रवाहित होती है तो इसे क्या कहते हैं? इसे जालीदार शिला कहते हैं या अस्टोन लैटिस कहते हैं। अब मान लीजिए कि ये है आपको, ये भूमि है, हवाएं गुजर रही है ना, हवाएं गुजर रही है, एक इधर काट दिया, 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 तो इस प्रकार के जो आकृति बनेगी, है ना, ये क्या बनेगी? जालीदार, जालीदार शिला, है ना। लिख लीजिए। लिख लीजिए। बालुका स्तूप, बालुका स्तूप, बालुका स्तूप। बालुका स्तूप। अब ये क्या है? जब तेज हवाएं मरुस्थल से होकर के गुजरती है तो अपने साथ क्या लेके आएगी? क्या लेके आएगी? धूल लेके आएगी, रेत के कण लेके आएगी, बालू के कण लेके आएगी, और जहां इसकी गति कमजोर पड़ेगी तो वहां क्या होगा? डंप कर देगा। तो इस प्रकार की जो आकृति बनेगी उसको बालुका स्तूप कहते हैं। लिख लीजिए। पवन द्वारा निर्मित, पवन द्वारा, ऐसे लिख लीजिए, इसको इस तरह से लिख लीजिए। पवन द्वारा निर्मित, पवन द्वारा, पवन द्वारा जब बालू, रेत उड़ाकर उड़ाकर किसी स्थान पर छोड़ दिया जाता है, पवन की गति कम होने पर क्या कहते हैं उसको? छोड़ना, या क्या उसको बोलेंगे सटीक वर्ड? निक्षेप। निक्षेप कर देती है, निक्षेप कर देती है। तो इस प्रकार के निर्मित आकृति को बालुका स्तूप कहते हैं। बालुका स्तूप कहते हैं। कभी है कि जाने का मौका नहीं मिला होगा ये मरुस्थल वाला क्षेत्र में, है ना। बराबर देखा है आपने? बराबर गए हैं? नहीं गए? फल्गु नदी है ना, और वो, ऊपर की जो पहाड़ी है वो वाला। हाँ, रेत वाली नदी है, रेत वाली नदी है। तो तेज हवाएं आती है तो वहां भी है कि धूल भरी आंधी होती है ना। तो वो जो है कि क्रिसेंट टाइप का, इस टाइप का, देखिए मान लीजिए कि बालू, बालू ला करके निक्षेप कर दिया, इस तरह से जमा दिया, है ना।
और इधर से हवाएं गुजर रही है, इधर से हवाएं गुजर रही है, तो ये क्या करेगी, इस तरह से आकृति बन जाएगा। इधर इधर से हवाएं गुजर रही है, तो इधर इधर तो इसी तरह से रहेगा, और इधर से धीरे धीरे काटना शुरू कर देगा, तो इस तरह का बन जाएगा, अर्धचंद्राकार हो गया, है ना। तो ये अर्धचंद्राकार आकृति है ना, यही आपका क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, अर्धचंद्राकार आकृति जो है ये क्या कहलाता है, बरखान कहलाता है ना। तो लिख लीजिए, लिख लीजिए, बल का स्तूप पवन की दिशा में क्या होती है, खिसकते रहते हैं, पवन की दिशा में खिसकते रहते हैं, पवन की दिशा में खिसकते रहते हैं। बरखान लिख लीजिए, बरखान सेम टू सेम नहीं होगा, लिख लीजिए बरखान पवन द्वारा, पवन द्वारा जब धूल के कण या बालू को निक्षेपित किया जाता है, निक्षेपित किया जाता है, तो यह अर्धचंद्राकार रूप धारण कर लेता है, अर्धचंद्राकार रूप धारण कर लेता है। तो इस प्रकार के निर्मित आकृति को बरखान कहते हैं। इसी में जो है कि लिख लीजिए, इसी तरह वेलबैक स्तूप, वेलबैक स्तूप या तारा स्तूप का निर्माण होता है। लोएस लिख लीजिए, ये कहां पर होता है लोएस का, सर का आवाज लेफ्ट हो गए हैं, कहाँ लेफ्ट सर हो गए लेफ्ट हैं, हम तो राइट ही हैं। नहीं इधर हो ज्वाइन गए। हुए हैं। चलिए, तो हम लोग इसको देखा, बरखान को देखा, है ना। लोएस लिख लीजिए, लोएस कहाँ पे बनता है, दरभंगा में, मरुस्थलीय क्षेत्र में, मरुस्थलीय क्षेत्र, जैसे चीन के मरुस्थलीय क्षेत्र में। हाँ, सेंट्रल प्लेन के जो भी पास में, है ना, जो भी वही वही मरुस्थल वही मरुस्थल के आसपास, लिख लीजिए। ये इसमें क्या कहते हैं, बरखान, है ना, बरखान है, बालू स्तूप है और लोएश है, इसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। ओके, तो उसमें भी डिफिनेशन वही होगा, लिख लीजिए लोएश, लिख लीजिए मरुस्थलीय क्षेत्र के बाहर पवन द्वारा उड़ाकर उड़ाकर लाए गए महीन बालू के कण के निक्षेप को लोएश कहते हैं, लोएश कहते हैं, लोएश कहते हैं। अब ये होता क्या है कि ये निक्षेप कहाँ से करते हैं, ये पवन जब है कि निक्षेपित करती है किसी भी जगह से मिट्टी को, तो वो ऊपरी सतह होता है, और जहाँ पे है कि ये क्या कहते हैं अपर्दन होगा पवन द्वारा, तो वह क्षेत्र कैसा हो जाएगा, बंजर हो जाएगा, क्योंकि ऊपर ऊपर में ह्यूमस जो है, फर्टिलिटी जो है मिट्टी के ऊपर ऊपरी सतह में ही होता है, और ऊपरी सतह जो है कि ये क्या करती है, उड़ा ले जाती है ना, पवने उड़ा ले जाती है। और जब पवने उड़ा ले जाती है, ये जहाँ डंप होगी, है ना, तो वह क्षेत्र क्या हो जाएगा, उपजाऊ हो जाएगा,
जहाँ पे डंप होगा, जैसे लोएश का मैदान उपजाऊ होगा, होगा ना, नहीं होगा? तो लिख लीजिए, उसे लोएश कहते हैं। लिख लीजिए, लोएश के मैदान उपजाऊ होते हैं, उपजाऊ होते हैं। ये कहाँ पे पाया जाता है? लिख लीजिए, लोएश चीन के उत्तरी भाग में, लोएश का मैदान चीन के उत्तरी भाग में पाया जाता है, पाया जाता है। जो कहाँ से लाए थे, बगल में वो उत्तरी मैदान, उत्तर में जो है, आप देखें गोभी मरुस्थल है, तो गोभी मरुस्थल से सारे मिट्टियां उठा कर ला करके डाल दिया जाता है उत्तरी चीन में। तो ये क्षेत्र जो है कि सबसे ज्यादा उपजाऊ भी है। पेडिमेंट लिख लीजिए, पेडिमेंट, पेडिमेंट लिख लीजिए। ये देखिए, जब मरुस्थलीय क्षेत्र में जब ढाल वाली आकृति होती है ना, या फिर जब पर्वत होते हैं, पठार होते हैं और मरुस्थल में पड़ जाते हैं, तो यहाँ पे एक इसका यहाँ पे क्या होता है कि जो ये क्या कहते हैं, पवन गुजरती है यहाँ से, है ना, जब पवन गुजरती है तो ये ढाल युक्त आकृति को क्या करता है, काट देता है ना, तो काट देता है, तो इससे क्या होता है, पिगमेंट का निर्माण होता है। लिख लीजिए, मरुस्थलीय क्षेत्र में पर्वत पठार या इंसेल वर्ग के, इंसेल वर्ग के ग्रीपादीय क्षेत्र को पवन द्वारा अपवर्तित कर दिए जाते हैं, अपवर्तित कर दिए जाते हैं। तो इस प्रकार निर्मित आकृति को पेडिमेंट कहते हैं। सर इंसेल बर्ग के बाद? इंसेल वर्ग के ग्रीपादीय मतलब वो जड़ को, है ना, रूट को, ग्रीपादीय क्षेत्र को पवन द्वारा अपवर्तित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार के से निर्मित आकृति को क्या कहते हैं, पेडिमेंट कहते हैं। पेडिमेंट कहते हैं। पलाया लिख लीजिए, पलाया। अब देखिए, जैसे राजस्थान में एकाएक बारिश हो जाता है तो बाढ़ आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, और ये किसी क्षेत्र विशेष में जाकर जम जाती है, और इस प्रकार से जो जमे हुए पानी से जो है झील का निर्माण हो जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, पलाया कहते हैं। राजस्थान में जो झीलें पाई जाती है लगभग पलाया का टाइप का झीलें हैं। क्लियर है सबको? लिख लीजिए, मरुस्थल के अंत प्रवाही नदियां वर्षा के बाद अस्थायी रूप से झील का रूप धारण कर लेता है, जिसे पलाया कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके देखा, पवन के द्वारा निर्मित आकृति, हिमानी के द्वारा निर्मित आकृति, सागरीय जल के द्वारा निर्मित आकृति, नदी के द्वारा निर्मित आकृतियां, है ना, इसको ध्यान में रखने की जरूरत है। ओके, हो जाएगा, या फिर एक साथ लिखना है? वो एक साथ लिखवा चुका हूँ पहले भी, तो बार बार वही चीजें रिपीट रिपीट अगेन नहीं करूंगा। चलिए, तो ये जो है आपके टोटल कहानी और किस्सा समाप्त होता है। अब जो है कि कुछ पर्वतों पे निर्माण भी देख लेते हैं, है ना। पर्वत पूछ देता है कि कौन सा टाइप का पर्वत है, अल्पाइन है या फिर है कि आपका फोल्ड फोल्ड पर्वत है, ब्लॉक पर्वत है, नवीन पर्वत के उदाहरण है, या कैलिडोनियन पर्वत के उदाहरण है ना। कौन सी पर्वत कहाँ पे बना है, किस आकार का, और कौन सा पर्वत कहाँ पर है, इसकी बात कर लेते हैं।
कर लें, कर लें, नहीं करें? जी सर। थक तो नहीं गए ना? अगर थके हैं तो कोई नहीं, हमने पिज्जा का ऑर्डर करवाया है ना। और क्लास के बाद जो है हम लोग पिज्जा खाएंगे और कोल्ड ड्रिंक पियेंगे। कोल्ड ड्रिंक की जगह पर अपने अपने बोतल में पानी भर लें। नहीं, जनरली तौर पे जब ये अभी है मेरी स्टूडेंट यहाँ पे, नहीं होगी। श्रद्धा है, नहीं है? इन लोग बहुत सारा है कि कैंटीन का समोसा और चाय या कॉफी पी है। जब लंबी क्लास लेना होता था ना, सर भूख लग गई है, हम कहे अच्छा जी भूख लगा है तो हाँ, कैंटीन वाला एक बच्चे को बोलते थे कैंटीन जाओ और है कि 50 समोसे ले आओ या फिर 60 समोसे ले आओ, जितने बच्चे हों, है ना। और सबके लिए जो है एक एक चाय ले आओ। फिर बच्चे आराम से 2 घंटे खींचे जाते हैं। तो इसी तरह से आपके साथ तो व्यवस्था नहीं हो सकती है, आप ऑनलाइन ही देख लीजिएगा फोटोज वगैरह, है ना, ज्यादा बेहतर रहेगा। चलिए, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे पर्वत निर्माण की बात कर रहे हैं, पर्वतों की बात कर रहे हैं, महाद्वीप में जो है कि वो आकृतियों की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली तौर पे है कि हम लोग देखते हैं क्या कि जो स्थलाकृतियां, है ना, कभी कहीं नदी देखते हैं तो कहीं पे क्या कहते हैं पर्वत देखते हैं, कहीं पठार देखते हैं। कुछ इसी तरह का जो है कि आप पूरी पृथ्वी पे विभिन्न तरह की आकृतियों को दिखाया बनते हुए, है ना। अब जैसे है कि दिल्ली है, दिल्ली कहाँ पे बसा हुआ है? क्या ये मैदानी भाग में है? रायसीना पहाड़ी। ये पर्वत पे, पहाड़ों पे है, पहाड़ों पे बसा हुआ क्षेत्र है ना। बिहार से जो है कि नहीं भी ऊंचा होगा तो 1000 किलोमीटर तो 1000 मीटर तो ऊंचा होगा ही ये, है ना। 1000 मीटर से ज्यादा ही ऊंचा होगा दिल्ली, है ना। ये ऊंचाई पे बसा हुआ क्षेत्र है ना। तो यहाँ पे है कि आप देखते हैं कि जो हमारी सभ्यताएं हैं, है ना, जो हमारा सिविलाइजेशन है, कहाँ पे फली फूली है? नदी किनारे, नदी किनारे पर फली फूली है। जी सर। दजला फरात के नदी के किनारे कौन सी मिस्र की सभ्यता? मिस्र की सर। मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया की सभ्यता। ये क्या कहते हैं, वांगो नदी के किनारे चीन की सभ्यता, चीन की सभ्यता। सिंधु नदी के किनारे हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता। ऐसा ही जो है कि आपने देखा है कि सभ्यताओं, जो ये नदियां क्या होती है, सभ्यताओं का पालना घर कहलाती है। अगर नदियां नहीं ना हो, है ना, तो सभ्यताएं डेवलप ही ना हो। नदियां क्या करती है? पीने का पानी उपलब्ध कराती है, पीने का पानी। अब जब नदियां पीने का पानी उपलब्ध कराएगी तो इसमें इसके किनारे सभी जीव जंतु भी होंगे, है ना, क्योंकि सभी जीव जंतु किससे? पानी पे जीवित रहते हैं। बगल में जो है कि क्या होगा, ये जंगल होगा, ठीक है। और साथ ही साथ है कि पर्वत भी होंगे, गुफाएं होंगी, है ना। तो लोग यहाँ पे निवास करेंगे। पहले क्या था, ये 5 स्टार होटल थे, कैसे रहते थे हम लोग भी, कैसे रहते थे, इसी अवस्था से गुजरे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या है कि अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग महाद्वीपों में अलग अलग संस्कृतियों का क्या हुआ, विकास हुआ। आप मध्य एशिया में देखते हैं बेबीलोन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, इधर देखते हैं चीन का सभ्यता, है ना। इंडिया में देखते हैं तो आप किसकी सभ्यता देखते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता। और आप अमेरिका में देखते हैं तो कौन सी सभ्यता डेवलप हुई है? माया सभ्यता, माया सभ्यता, एकांथा सभ्यता। नाम सुना है सब? नहीं सुना? तो ये चीजें देखी। और इन सभ्यताओं का जो है कि पालना स्थल क्या था? नदी, पर्वत, पठार, गुफा,
यही थे। चलिए ठीक है, ये सब सारी चीजें तो आप जानते ही हैं बहुत अच्छी तरह से। अब ये सब किन किन क्षेत्रों में है? अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग महाद्वीपों में है ना, अलग अलग महाद्वीपों में। तो इन महाद्वीपों को जो है आप देखते हैं, एशिया को एशिया जो है सबसे बड़ा है। दूसरे नंबर का अफ्रीका है ना, दूसरे नंबर का अफ्रीका है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो अफ्रीका है, यहाँ पे सबसे पहले क्या कौन आया? मानव की उत्पत्ति कहाँ हुई है? इंडिया में या फिर अफ्रीका में? अफ्रीका में। कहाँ? नील नदी वाले क्षेत्र में, ओल्डवाई जी सर। प्रदेश है, ओल्डवाई प्रदेश है ना, तो वहां पे हुई है। क्लियर है? ये सब सारी चीजें आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा? चलिए देखिए, हम कुछ नया नहीं बताते हैं, जो चीजें हैं कि आपने बचपन में पढ़ा है ना, केवल उसी को याद दिलाते हैं। हनुमान जी की तरह आप लोग हैं, है ना, सारी चीज भूले हुए हैं, क्योंकि इतनी बड़ी लाइफ में आपने बहुत सारी चीजें पढ़ रखी हैं। लंका पार करना। हाँ, तो हम वही सब सारे छोटी छोटी चीजें जो बचपन में पढ़ा है ना, हम उसी की बात कर रहे हैं। ये सब सारी बातें कब का बता रहा हूँ, जब मैं 6th क्लास में पढ़ता था, तो एक हमारे टीचर थे अमरेंद्र सर, है ना, तो वो हमें बहुत अच्छे तरह से ज्योग्राफी पढ़ाए थे। तो मुझे अभी भी याद है उनकी बातें। उस समय ज्योग्राफी है कि पूरी तरह से मेरा रटा हुआ होता था, कहीं से कुछ नहीं। तो हम लोग बात कर रहे थे इसकी महाद्वीप की बात कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे है कि आप देखेंगे अमेरिका, अमेरिका को जो क्या कहा जाता है, नया महाद्वीप कहा जाता है। इसकी खोज किसने किया था? अमेरिगो वेस्पुची। वेस्पुची। वेस्पुची कब किया था? 1490 92 में अमेरिगो वेस्पुची। 92 में ना। 90-92 वही जो हुई है, और 90 या 92 ये एक साल 2 साल में क्या है ना। तो अमेरिगो वेस्पुची ने किया था। इसी के नाम पे क्या पड़ा? इसी के नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा। अमेरिगो अमेरिगो वेस्पुची के नाम पे ही इसका नाम अमेरिका पड़ गया। क्लियर है? चलो, यहाँ उससे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज कोई देश है क्या? द्वीप से बना हुआ है, वो द्वीपों का एक समूह। समूह है। इसको क्या कहते हैं? लैटिन अमेरिका भी बोलते हैं, या मध्य अमेरिका भी बोलते हैं। मध्य अमेरिका, मध्य अमेरिका क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में है, बीच में है। तो इसलिए इसको मध्य अमेरिका भी बोलते हैं। और ये क्रिकेट के नाम से फेमस हुआ है। और ये जो है क्रिकेट खेलने के लिए जाना जाता है, क्रिकेट खेलने के लिए जाना जाता है। ये जितने भी खिलाड़ी हैं वेस्ट इंडीज का, वो किसी भी एक देश के नहीं है, वो जो है अलग अलग देशों के हैं, अलग अलग द्वीपों के हैं, है ना। और वो ये सभी एक साथ मिलते हैं, और एक साथ मिल करके एक टीम बनाते हैं, जिसको नाम इन्होंने क्या दे रखा है? वेस्ट इंडीज दे रखा है। ओके, ये चीजें आप लोग जानते थे? नहीं जानते? जानते थे? जानकारी थी? चलिए यह सब जानकारी थी। चलिए आगे चलते हैं। फिर उसके बाद आप देखेंगे क्या? आपने पहला नंबर पे किसको देखा? पहले नंबर पे एशिया। देखा। दूसरे नंबर पे किसको देखा? अफ्रीका। तीसरे नंबर पे उत्तरी अमेरिका। अमेरिका। चौथे नंबर पे दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका है। चौथे नंबर पे आपका दक्षिण अमेरिका है। तो दक्षिण अमेरिका में जो है कि कौन से पर्वत है? एंडीज। एंडीज पर्वत है। और ये जो है किस क्षेत्र में है? पश्चिमी क्षेत्र में है। उत्तर उत्तर से लेकर शुरुआत हुआ है, तो ये दक्षिण तक आया है ना, दक्षिण तक आया है। तो ये पर्वत श्रृंखला जो है एक लंबी पर्वत श्रृंखला है ना। इसके इसमें आप देखेंगे क्या, जो है कि ये लैटिन अमेरिका से किससे जुड़ा हुआ है, किससे अलग होता है? पनामा नहर। पनामा नहर नाम सुना है? पनामा नहर नहीं जी सुना? सर। सुना है।
1914 में बन के तैयार हुआ था। हाँ 1914 में। तो हेलो, डाउन से गाड़ी अभी तक लिख आई लीजिए, नहीं। लिख लीजिए इसमें। ये देखिए जो आपका लैटिन अमेरिका वाला पार्ट है ना, लैटिन अमेरिका का जो निर्माण होता है, यानी कि जो मध्य अमेरिका का निर्माण होता है, वो किससे होता है? वो किससे होता है? तो ये आपका मैक्सिको वाला क्षेत्र है, वेस्ट इंडीज वाला क्षेत्र है मैक्सिको का ना, जो खाड़ी है ना। तो ये सब क्षेत्रों को मिला करके उसको क्या कहते हैं? लैटिन अमेरिका कहते हैं। लैटिन अमेरिका क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ का भाषा लैटिनी है ना, यहाँ की भाषा लैटिनी है, तो इसलिए लैटिन अमेरिका कहते हैं। भाषा के आधार पर इस क्षेत्र का नाम दे दिया गया है। क्लियर है? नहीं है? है? जी सर। चलिए, तो ये सब सारी ये चीजें। जो मध्य अमेरिका, मैक्सिको और वेस्ट इंडीज तीनों को मिलाकर लैटिन नाम दिया गया है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, वही तीनों को मिलाकर के बने हैं। हम लोग जब यूपीएससी देते थे तो कि एक इसका एटलस आता था। अभी तो आप लोग को ऑक्सफोर्ड वाला पढ़वा रहा हूँ, है ना, स्टूडेंट ऑक्सफोर्ड वाला। हम लोग देखते थे एक के सिद्धार्था का जो है एटलस आता था, ठीक है, कुमार गौरव और के सिद्धार्था का। वो उस एटलस में जो है कि आपको सारे पार्ट बाई पार्ट जो है कि अलग अलग दिया होता है। जैसे इंडिया का है तो इंडिया जो है आपको 38 पार्ट में मिलते थे, 38 पार्ट में, और एक एक स्थान का जो है उसमें विवरण होता था। वो करीब करीब है कि 500 पेज का जो एटलस जो है, 500 पेज के, है ना, मोटा सा। तो वो उससे जो है कि हम लोग देखते तो उससे समझ में आती थी। तो आपको वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल आपको मोटा मोटी पढ़नी है ना, जहाँ विपेशी का क्वेश्चन आपका पकड़ा जाए, ठीक है। तो ये पार्ट जो है यहाँ से क्वेश्चन जनरली तौर पे है, एक क्वेश्चन पूछता है आपका, है ना, पर्वत पर्वत पठार से एक क्वेश्चन आपके आते हैं विपेश में, है ना। और ये जो है कि लगातार नहीं आता तो अल्टरनेट पूछ लेता है, कौन सी पर्वत कहाँ पे है ना, ये आपके पूछ लेता है, या दर्रे पूछ लेता है, ठीक है। उसमें भी कोट बना के। कूट बना के आप नहीं पूछता है, अब बहुत कम ऐसा चांसेस, है ना। तो चलिए यहाँ पे करते हैं। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। आप कितने कितने महाद्वीप का नाम जानते हैं? 7। 8वां भी है, जुलैंडिया का नाम सुना है? जी सर, नया खोजा गया है जी। ये ऑस्ट्रेलिया के आसपास है। हाँ, तो वो ज्यादा चर्चा में नहीं है, ठीक है, वो ज्यादा चर्चा में। उसको मान्यता नहीं मिला हुआ है। लिख लीजिए, पर्वत। पर्वत, अब इसमें है कि आप लोग ही बताइए पर्वत किसको कहते हैं? हाँ? किसको कहते हैं? जिसकी ऊंचाई 1,000 मीटर से अधिक हो। जिसकी ऊंचाई कितना हो? 1,000 मीटर, 1,000 मीटर से अधिक हो। 1000 मीटर से अधिक हो, पर्वत कहलाता है? जी सर। नहीं, पर्वत कहलाता है। और जिसकी ऊंचाई 1,000 नीचे से कम हो वह पहाड़ी। हाँ, अब देखिए, पहला आकृति आपने देखा महाद्वीप को, दूसरी आकृति देखेंगे पर्वत को, है ना, पर्वत को। तो ये द्वितीय क्रम का है ना, पृथ्वी पे द्वितीय क्रम का संरचना है। और इसकी ऊंचाई जो है कि आपका 1000 मीटर के से अधिक होनी चाहिए। अगर उससे उससे कम होगा, उससे कम होगा तो वो क्या कहलाएगा? पर्वत से पहाड़ी, है ना। और पहाड़ी, पहाड़ी जो है कि ये उसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? पहाड़ियों की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? 1,000 मीटर से कम। हाँ, 1000 से कम हो, कम हो। जी सर। है ना। और पठार का करीब करीब 400 से पठारों से भी। 400 से हाँ, 500 मीटर तक हो ऊंचाई, जी सर। तो पठार कहते हैं।
ये सब सारी चीजें तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ना बचपन में, 9th 10th में पढ़नी है, 8th जी क्लास सर। में पढ़नी, ये 8th क्लास में पढ़नी है ना। तो ये सब सारी चीजें जो है कि आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है, बस उसी को हमें क्या करना है, रिकॉल करनी है। ठीक है, इसी को हमें रिकॉल करनी है। तो चलिए कर लेते हैं रिकॉल। एक और क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, लिख लीजिए। पर्वत, पर्वत लिख लीजिए। पर्वत किसको कहते हैं, या पृथ्वी पर द्वितीय क्रम की, द्वितीय क्रम की ऊंचावच है, ऊंचाई, द्वितीय क्रम की ऊंचावच है, जिसका क्या होता है, किनारा तीव्र ढाल वाला होता है, जिसका किनारा तीव्र ढाल। और शिखर क्या होती है, शिखर नुकीला होता है, संकुचित आकार का होता है। ऊंचाई कितनी होती है, 1 मीटर, या क्या कहते हैं, 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई होती है। तो इस आकृति को क्या कहते हैं, पर्वत कहते हैं। इस आकृति को पर्वत कहते हैं। नेक्स्ट लिख लीजिए। पहाड़ी, पहाड़ी किसको कहते हैं, बाकी से सारे फीचर वही रहेंगे, केवल ऊंचाई 1000 से कम हो जाएगा, कम हो जाएगा जी। और 600 से अधिक होगा, 600 मीटर से अधिक क्या कहलाएगा, पहाड़ी कहलाएगा, पहाड़ी। अब देखिए, पर्वत शिखर किसको कहते हैं, जो किसी पर्वत की सर्वोच्च शिखर होती है, जो चोटी होती है ना, जो सर्वाधिक पर्वत की जो सर्वाधिक ऊंचाई होती है, उसको क्या कहते हैं, पर्वत शिखर कहते हैं, पर्वत शिखर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए, लिख लीजिए। निर्माण के आधार पर पर्वतों को, निर्माण के आधार पर पर्वतों को कितने भाग में बांटा गया, हम्म? पर्वतों को कितने भागों में बांटा गया है बताइए। 6। 6 भागों में बांटा गया। लिख लीजिए। पहला, मोड़दार या बलित पर्वत, मोड़दार या बलित पर्वत। बोलते बोलते ना भूख लग जाती है मेरे को भी। मोड़दार या बलित पर्वत, तो मोड़दार और बलित पर्वत किसको कहते हैं, लिख लीजिए, लिख लीजिए। जैसे हिमालय हो गया, आल्पस हो गया। ये दिख रहा है, ये जो है कि जब ये दोनों तरफ से जब फोर्स लगती है, दो प्लेटें आपस में टकराती है, तो ये क्या होती है, दोनों ऊपर उठ जाती है ना, दोनों ऊपर उठ जाती है, या प्लेटें एक दूसरे पे चढ़ जाती है ना, एक दूसरे पे चढ़ जाती है। तो इस प्रकार जो है क्या होगा, पर्वत का निर्माण होता है। यही सीखा है आपने, यही सीखा है। तो लिख लीजिए, लिख लीजिए। पहला, मोरदार पर्वत या कौन सा, बलित पर्वत। बलुई पर्वत, लिख लीजिए। ये पृथ्वी के आंतरिक शक्तियों से धरातल की चट्टानों के मुड़ने से बनते, मुड़ने से बनते, मुड़ने से बनते हैं, मुड़ने से बनते हैं, मुड़ने से बनते हैं, मुड़ने से बनते हैं। है ना?
तो इसमें कौन कौन सा है, लिख लीजिए। इसे मोड़दार पर्वत भी कहते हैं, इसे मोड़दार पर्वत या बलित पर्वत कहते हैं, बलित पर्वत कहते हैं। इसमें कौन कौन से पर्वत शामिल है, लिख लीजिए, लिख लीजिए। मोड़दार पर्वत विश्व में सबसे ऊंचे पर्वत है और इसके क्षेत्रफल भी अधिक है। ये पर्वत क्या कैसे होता है, लहरेदार होता है, सीधे। नंगा पर्वत देखा है, हिमालय देखा है ना, हिमालय, हिमालय इसी का पार्ट है, हिमालय, लिख लीजिए। मोड़दार पर्वत में मोड़दार पर्वत निम्नलिखित है, हिमालय, हिमालय, अल्पस, ये पूछा हुआ है बीपीएससी में, अल्पस, यूराल, रॉकी, रॉकी, एंडीज, एंडीज, एटलस, कहाँ है एटलस, पश्चिमी अफ्रीका में है सर। अफ्रीका में है ना, पश्चिमी अफ्रीका में है। तो क्या लिखा आपने, एंडीज देखा, रॉकीज देखा, यूराल देखा, आल्पस देखा, हिमालय, हिमालय देखा, ठीक है। ये सब के सब किसका उदाहरण है, लिख लीजिए। ये सभी मोड़दार पर्वत या बलित पर्वत या फोल्ड पर्वत है ना, के उदाहरण है, फोल्ड पर्वत के उदाहरण। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। अवरोधी पर्वत, अवरोधी पर्वत यानी ब्लॉक पर्वत, ब्लॉक, सर एग्जाम्पल रिपीट कर देंगे। लिख लीजिए। हिमालय, अल्पस, यूराल, रॉकी, ये पूछा हुआ है ना, एंडीज और एटलस, ये मोड़दार पर्वत के उदाहरण है, यानी फोल्ड पर्वत के उदाहरण है, या बलित पर्वत के उदाहरण है, ठीक है। ब्लॉक पर्वत लिख लीजिए या अवरोधक पर्वत, ब्लॉक पर्वत या अवरोधक पर्वत। ध्यान देना है, यही से क्वेश्चन पूछते हैं, इधर से ही क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, पर्वतों में। या तो फिर है कि आपको पूछ लेगा कि फलना पर्वत कहाँ है, चिलना पर्वत कहाँ है ना, लिख लीजिए इसमें। लिख लीजिए। इस तरह के पर्वत का निर्माण, इस तरह के पर्वत का निर्माण कैसे होता है, जब चट्टानों में स्थित भ्रंश के कारण मध्य भाग नीचे धंस जाता है तथा अगल बगल के भाग ऊंचे हो जाते हैं, ऊंचे हो जाते हैं, ऊंचे हो जाते हैं, तो ऊंचे या उठे प्रतीत होते हैं। तो इस प्रकार से निर्मित पर्वत को ब्लॉक पर्वत कहते हैं, ब्लॉक पर्वत कहते हैं, ब्लॉक पर्वत, ठीक है, क्लियर है। ब्लॉक पर्वत कहते हैं, लिख लीजिए, ब्लॉक पर्वत। अब इस लिख लीजिए, इसे भ्रंशोथ पर्वत भी कहते हैं, इसे भ्रंशोथ पर्वत भी कहते हैं, भ्रंशोथ, है ना, लिख लीजिए। तो उदाहरण में सियरा नेवादा, सियरा नेवादा, ये सबसे बड़ा है ना, सबसे बड़ा क्या है, ब्लॉक पर्वत के उदाहरण है। और सियरा नेवादा हम पूछेंगे तो बताइए कहाँ पर है, कैलिफोर्निया यूएसए में है। कैलिफोर्निया में है। नेक्स्ट लिख लीजिए, बासिस पर्वत, ये कहाँ पर है, भी यूएसए में है। ये भी यूएसए में उटा प्रांत में, उटाह में है। आज से जेस बोले हैं। हाँ, बाशाच रेंज, हाँ तो ये यूएसए में है। और बासेज कहाँ है, ये तो यूरोप में पड़ेगा। बासेज और ब्लैक फॉरेस्ट, ये जो है ये भी यूरोप यूरोप में है, यूरोप में है,
ठीक है, यूरोप में है। सॉल्ट रेंज कहाँ है? पाकिस्तान में। सॉल्ट रेंज पाकिस्तान में है। ओके। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है? जर्मनी में है। जर्मनी में। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में। बासेज कहाँ है? फ्रांस में है। फ्रांस में। और सॉल्ट रेंज कहाँ है? पाकिस्तान। पाकिस्तान। इंडिया में भी कुछ है क्या? ब्लॉक पर्वत के इंडिया में तो उदाहरण है? पूरा हुआ ना सर, हाँ, इंडिया में भी है ना सर। पूछ तो रहा ब्लॉक हूँ, कौन सा है? सतपुड़ा। सतपुड़ा। आगे चलते हैं। गोवंदाकार पर्वत, इसको डॉम माउंटेन बोलते हैं। डॉम माउंटेन लिख लीजिए। ज्वालामुखी, ज्वालामुखी से निकले निकले लावा और राख के एकत्रित होने से इस प्रकार के पर्वत का निर्माण होता है। इसका उदाहरण कौन है? कोटोपैक्सी। कहाँ पर है? इक्वाडोर में। फ्यूजियामा कहाँ है? जापान में है। जापान। हम लोग उल्टा नहीं लिख लिए, ये ज्वालामुखी पर्वत का खाली है। हम आपको करवा रहे थे गोवंदाकार ना, तो गोवंदकार की बात कर रहे थे ना। तो गोवंदकार में जो है आपका ब्लैक ब्लैक हिल है और बिगर बिग हॉर्स है ना। नेक्स्ट लिख लीजिए ज्वालामुखी पर्वत। तो ये ज्वालामुखी से निर्माण हुआ है। देखिए गोवंदकार और ये ज्वालामुखी पर्वत है ना, ये दोनों ही जो है कि इसका निर्माण जो है किससे हुआ है? ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा हुआ है। जो गुंबदकार जो है वो अपशिष्ट जो निकले हैं, लावा मैग्मा और राख से बने हुए पर्वत को कहते हैं, है ना। और ये जो है कि आपका जो ज्वालामुखी पर्वत है ना, वो भी उसी से बने हैं, वो भी इसी से बने, तो दोनों एक ही है लगभग, है ना। तो फ्यूजियामा आपने लिख लिया, कोटोपैक्सी लिख लिया, काफी है ना। उसमें ज्यादा होता है तो ब्लैक ब्लैक हिल्स जोड़ लीजिए, है ना। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट मिश्रित पर्वत, कम्प्लेक्स माउंटेन। तो इसमें जो है कि शामिल है कौन? शामिल कौन है? सिएरा नेवादा, नारकोंडा। नारकोंडा कहाँ है? कहाँ है सब यूएसए में है। नारकोंडा? भगा देंगे यहाँ से। कहाँ है? आप ही बताइए ये सुशील। तो इंडिया में है ना सर, हाँ, अंडमान निकोबार में। इनको इनको यूएसए में दिखता है। नारकोंडा है कि एनाकोंडा है? नारकोंडम है, अभयारण्य भी है। सुशील, कल क्लास में थे आप? नहीं थे? लगातार तो पढ़ा ही रहा हूं ना। चलिए, कहाँ ध्यान रहता है सुशील का। अब नहीं, एक एनाकोंडा पर्वत भी है जो यूएसए में है। अच्छा, एनाकोंडा पर्वत है, जबरदस्ती। हाँ, एनाकोंडा क्या है? सांपों की विशाल प्रजाति है जो अमेजन की जंगलों में पाया जाता है ना। चलिए लिख लीजिए। ये भी जी सर, जरूरी अमेजन में ज्यादा पाई जाती है। है। ये भी जरूरी है, विशेष प्रकार के ज्ञान। नहीं, चलिए ठीक है, हम लोग बात कर ले रहे हैं किसकी। अब कौन सा पर्वत बच गया है? अवशिष्ट। अवशिष्ट पर्वत है, लिख लीजिए। अवशिष्ट पर्वत, इसको रेसिडियल रेसिडियल माउंटेन भी बोलते हैं, लिख लीजिए। ये विशेष रूप से जो है क्या है, अब पर्वत रूप में बचा नहीं,
घिस घास करके सब प्लेन लगभग हो गया है ना। उसमें इंडिया में कौन सा है, इंडिया में? विंध्याचल है। हाँ, विंध्याचल। इंडिया में विंध्याचल, अरावली नहीं। अरावली भी है, सतपुड़ा भी है, पश्चिमी घाट का जितना है। हाँ लिख लीजिए, लिख लीजिए। ये वर्तमान में इनकी ऊंचाई, इनकी ऊंचाई अपरदन के कारण कम हो गई है, यानी घिस गया है। और घिसा किसके द्वारा? पानी, धूप, बरसात, तापमान, तापमान, आंधी, हवा, है ना, इन सब सारी चीजों से। आर्द्रता। अरावली पे आप चढ़ोगे ना, अरावली पर्वत पे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने पहाड़ पे चढ़े हैं, है ना, बातों बातों में ऊपर आ जाओगे। गए हैं अरावली? माउंट आबू गए हैं? नहीं? राजस्थान जाएंगे तब ना। अच्छा, राजस्थान नहीं जाएंगे। चलिए लिख लीजिए, लिख लीजिए, गए हैं विंध्याचल के पहाड़ी पर। लिख लीजिए। तो इस प्रकार से निर्मित स्थलाकृति को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। तो लिख लीजिए, अवशिष्ट पर्वत कहते हैं, है ना। ये पर्वतों के चट्टानों के अपघर्षण से निर्मित होते हैं। तो इसमें लिख लीजिए, जैसे विंध्याचल की पर्वत, सतपुड़ा, सतपुड़ा, अरावली, महादेव पर्वत, महादेव पर्वत, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, पारसनाथ की पहाड़ी, ये कहाँ पर है? गिरिडीह झारखंड। गिरिडीह। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट। राजमहल की पहाड़ी भी इसका उदाहरण होगा सर। हाँ, सियरा, ये कहाँ पर है? अश्विन में। गैसा एवं भुट्टे, ये कहाँ है? अमेरिका। ये सभी क्या है? अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है, अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है। तो आज जो है इतना ही तक रखते हैं। ओके, आज इतना ही तक रखते हैं। शाम में जो है पर्वत निर्माण को फिर से समझाना पड़ेगा, है ना, तो क्लियर होगा। और नहीं तो अभी समझाएंगे तो हवा नहीं लगेगा। ठीक है, तो रिवीजन कर लीजिएगा। और जो नए बच्चे हैं, आप लोगों को वीडियो जो उपलब्ध कराया गया है वो सबके सब कंप्लीट हो जाना चाहिए 10 दिन के अंदर में।